इस कोलिजन थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कुछ हुआ क्या? आप लोगों ने कुछ कहा क्या? नहीं सर। हाँ ठीक है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए, ठीक है, एनी रिएक्शन टू हैपन वी रिक्वायर द एनर्जी। हम लोगों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये जो एनर्जी आती है वो एनर्जी आती है बिकॉज ऑफ द कोलिजन। ठीक है, कहाँ से आती है? कोलिजन। कोलिजन किसके बीच में होता है? कोलिजन होता है बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोलिजन होता है। अब सवाल ये आता है कि ये जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कोलाइड क्यों होते हैं? तो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। किसके वजह से होते हैं? काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो एक दूसरे की वजह से कोलाइड हो जाते हैं, और कोलाइड होने की वजह से वो क्या हो जाता है? वहां पर एनर्जी रिलीज हो जाती है, और वो एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या हो जाता है? रिएक्शन हो जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी कब होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ द मूविंग मॉलिक्यूल्स। ओके, और जैसे कि आप लोग को पता है कि मूविंग मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किस में प्रेजेंट होते हैं? गैस फेज में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद में लिक्विड में होते हैं, और उसके बाद में सॉलिड में होते हैं। तो गैस फेज में नंबर ऑफ मूविंग मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम होते हैं। अगर गैस मॉलिक्यूल में कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मतलब मूविंग मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन भी ज्यादा होंगे। बराबर है? क्या होंगे? नंबर ऑफ कोलिजन भी ज्यादा होंगे, और फिर नंबर ऑफ कोलिजन भी ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इसका ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर आप लोग को किसी ने सवाल पूछ लिया कि भाई सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, इन तीन पर्टिकुलर स्टेट में अगर मेरे रिएक्टिव मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कौन से फेज में सबसे ज्यादा होगा? तो क्या जवाब है इसका? गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट। गैसियस फेज में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है सबसे ज्यादा गैसियस फेज में रेट ऑफ रिएक्शन? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, मतलब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसा होता है गैसियस फेज में? ज्यादा या कम? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। और जैसे कि ज्यादा आप लोगों को होता पता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। बराबर है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट रहेगा वो ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज्यादा होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ज्यादा होंगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होंगी तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने की वजह से एनर्जी क्या होंगी? रिलीज होगी। रिलीज होंगी, और वही एनर्जी फिर किसके लिए यूज होती है? रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। बराबर है? तो इस हिसाब से अगर हमने सोचा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कोलिजन के ऊपर। बराबर है? डन? ओके, so on the basis of that हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा that can be equals to the number of collisions। बराबर है? ये बोल सकते हैं हम लोग। हाँ सर। हाँ, बट एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? नहीं। एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कोलिजन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि ईच कोलिजन, हर एक जो कोलिजन रहेगा वो रिएक्शन में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक कोलिजन जो होता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज नहीं कर सकता है जितना का रिएक्शन होने के लिए जरूरी होता है। बराबर है? समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने ये कहा कि हर एक कोलिजन रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है
क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हर एक रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका हर एक कोलिजन में रिलीज होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि कुछ कोलिजन जो होते हैं वो काफी कम होते हैं, काफी कम रेट पर होते हैं, तो कुछ कोलिजन होते हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट पर होते हैं, बराबर है। तो इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन पर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगा, और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, बराबर है। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? Minimum What is kinetic activation energy? energy. Energy required to Activation occur the reaction. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, गॉट इट? एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है? minimum amount of energy. Minimum amount of energy. अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप लोगों को लगेंगी, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द, जो किस चीज के लिए लगेंगी? रिक्वायर्ड फॉर द, रिएक्शन होने के लिए, required for the reaction to occur, required for the reaction to occur, got it? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब ध्यान दीजिए, फिर हम लोगों ने कल देखा था कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स या फिर द फैक्टर्स, ओके? रिक्वायरमेंट्स फॉर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, रिक्वायरमेंट्स फॉर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ओके? अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, मतलब ये रिएक्शन को अगर होना है, तो फिर ये जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है उनकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है? तो इनकी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे पहला क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसमें दूसरा रिक्वायरमेंट होता है कौन सा आप लोग का? ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और जो तीसरा रिक्वायरमेंट होता है वो होता है पोटेंशियल बैरियर, ठीक है? तो ये 3 रिक्वायरमेंट होती है किस चीज के लिए? फॉर द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, या फिर रिएक्शन को होने के लिए। समझ में आ रहा है? तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है? तो चलिए अभी वापस से एक बार शुरू कर लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो बताइए, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? अभी बताया था मैंने। Minimum amount of energy required to occur the reaction. For the reaction occurs. वेरी गुड। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द रिएक्शन, ठीक है? डन। रिएक्शन को क्या करने के लिए? टू प्रोसीड द रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, दैट कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी, कॉल्ड एज एन एक्टिवेशन एनर्जी, उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, बराबर है? डन, ओके? समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कहेंगे कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब होंगे? ठीक है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब होंगे? कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट ओनली इफ, कब? जब इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, इफ द काइनेटिक एनर्जी of colliding molecules is equal or greater than activation energy। समझ में आ रहा है? ओके? तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स आप लोग के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब होंगे? जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो रहेंगी वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या फिर उससे ज्यादा रहेंगी। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, डन। तो अल्टीमेटली फिर ये होता है हमारा पहला वाला पार्ट। अब सेकंड वाला पार्ट क्या होता है? ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ओके? तो ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग क्या कहेंगे? ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके? तो ध्यान में रखना, यहाँ पर भी सेम चीज होती है क्या कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब होंगे?
अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में या प्रॉपर डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि फॉर रिएक्शन टू अकर, मतलब रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है, जो आप लोगों के कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स शुड कोलाइड विथ ईच अदर, शुड कोलाइड विथ ईच अदर in proper orientation, in proper orientation। समझ में आ रहा है? तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जो आप लोगों के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या होना पड़ेगा, कोलाइड होना पड़ेगा। बराबर है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल से आप इसको कंसीडर करेंगे कि फॉर एग्जांपल AB plus C gives BC plus A। Okay, consider the reaction AB plus C gives BC plus A। बराबर है? ये हम लोगों ने रिएक्शन क्या कर लिया, कंसीडर करेंगे। ठीक है, डन। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग को क्या लग रहा है किसका कोलिजन किसके साथ होना चाहिए? टेल मी। बी ये का सी रिएक्शन के कब साथ। होगा? आवाज आ रही है क्या आप लोग को? हाँ आवाज आ रही है? हाँ, तो अभी हम यहाँ पर बोलेंगे कि फॉर, या फिर हम बोलेंगे कि रिएक्शन कब होगा, द रिएक्शन विल अकर। ठीक है, कब अकर होगा? व्हेन मॉलिक्यूल AB, AB एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल AB, ठीक है, ये क्या होगा, इज ओरिएंटेड, is oriented in such a way that यहां पर क्या होगा कि एटम B, ठीक है, क्या होगा, क्या होना चाहिए, शुड बी कोलाइडेड विथ C। समझ में आ रहा है? डन। मतलब आप यहाँ पर ये बोलेंगे इस तरह से, ये वाला, ये A लेयर है, ये B लिया, ये C लिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप लोगों का B C ये कंपाउंड हो सकता है प्लस A, ठीक है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्या होगा यहाँ पर, ये रिएक्शन होगा, ठीक है। अब रिएक्शन कब नहीं होगा, रिएक्शन विल नॉट पॉसिबल। अब रिएक्शन बताओ कब पॉसिबल नहीं होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा, आप वो ये बताइए। जब सी ए के साथ कोलाइड होगा। हाँ, मतलब हम ये बोलेंगे कि इफ मॉलिक्यूल AB, जो हमारा मॉलिक्यूल है AB, ये क्या करेगा, जैसे हमने लिखा ना कि व्हेन मॉलिक्यूल AB इज ओरिएंटेड इन सच अ वे, इज ओरिएंटेड इन सच अ वे, इन सच अ वे दैट, अब यहाँ पर कौन सा एटम, दैट एटम A या फिर एटम B, यहाँ पर हमने क्या बोला, शुड बी कोलाइडेड, तो यहाँ हम बोलेंगे शुड नॉट बी कोलाइडेड विथ C। ओके, डन। तो यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली उसको कैसे लिखेंगे, जैसे ये B और ये A प्लस C, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन होगा क्या, होगा क्या रिएक्शन, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट, अभी थर्ड पॉइंट होता है, दैट इज द पोटेंशियल बैरियर, या सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, ठीक है, डन। तो अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमारे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर के बारे में। ये समझ में आ गया ना, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। ओके हाँ ठीक है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर के भी बारे में मैंने कल आप लोगों को समझाया था। क्या समझा था कि कोई भी जब रिएक्शन होता है तो दैट रिएक्शन ऑलवेज इंक्लूड द एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट उसमें हमेशा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ईच रिएक्शन involves the formation of activated state और ट्रांजिशन स्टेट, या फिर आप इसको ही क्या बोल सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो कि ए बी प्लस सी गिव्स बी सी प्लस ए। ओके, so this reaction, ये जो रिएक्शन है involves formation of, हाँ तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट फॉलो होगा एज फॉलोज। ठीक है, तो ये हम बताएंगे। अब इसको हम कैसे बताएंगे, इस तरह से बताएंगे। कैसे कि आप लोग यहाँ पर ए बी प्लस सी, आप यहाँ पर क्या करेंगे, ए डॉट 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 बी, बी डॉट 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 सी, ये लिखेंगे, बराबर है। और ये होगा आप लोग का एक्टिवेटेड स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट। फिर आप अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने कल आप लोग को बताया था एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट की खास बात क्या होती है। क्या होती है, सबसे पहले खास बात क्या होती है कि यहाँ पर दो टाइप के बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, बराबर है। कौन से दो बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, बताइए। अरे भाई बताओ ना, ये क्या बोला था मैंने कल, यहाँ पर दो टाइप के बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, ये बॉन्ड कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? आप लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? इनकम्प्लीट है। हेलो, आ रही सर। अबे तो आ रही तो बताओ ना। ये जो मैंने निकाला हुआ है, देखो जब मैं ए बी निकाला मैंने एक कंप्लीट लाइन निकाली, यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन निकाल रहा हूँ, मतलब ये बॉन्ड कैसे है, कंप्लीट बॉन्ड है या इनकम्प्लीट बॉन्ड है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट बॉन्ड है। अच्छा मुझे बताओ, ये ओवरऑल रिएक्शन में आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, ए और बी का बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है और बी और सी के बीच के बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है, वो बताइए। ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन। ए और बी का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। और बी और सी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाली चीज, यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल ब्रेकिंग हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, पार्शियल ब्रेकिंग। पार्शियल ब्रेकिंग हो रहा है। तो इसका पार्शियल ब्रेकिंग ऑफ ए बी बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हो रहा है किसका, बीसी बॉन्ड का। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, द एक्टिवेटेड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व द पार्शियल ब्रेकिंग ऑफ AB bond and partial formation of कौन सा बॉन्ड, BC बॉन्ड, बराबर है, डन, राइट। और फिर मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट जो होता है उसकी एनर्जी कैसी होती है, कम होती है, हाई होती है? हाँ। कैसी होती है, एक्टिवेटेड हाई स्टेट या होती है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कैसी होती है, काफी ज्यादा हायर होती है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट इज हाई। अब सवाल ये आता है कि ये जो एनर्जी होती है एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट की, ये कहाँ से मिलती है उसको। ओके, तो ये जो एनर्जी होती है एक्टिवेटेड स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट की, दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि दिस एनर्जी कम्स, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, दिस एनर्जी
comes from, कहां से आ रही है, comes from the colliding molecules. फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हो रही है, यहाँ पर इनको ये एनर्जी मिल रही है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, समझ में आ रहा है क्या, ये क्या बोला मैंने? हाँ सर। हाँ, अब नेक्स्ट सवाल कि आप लोगों का क्या होता है, प्रोडक्ट कब तैयार होता है, जब एबीसी आप लोग का कंप्लीटली ब्रेक होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जैसे मैंने कहा एक्टिवेटेड या ट्रांजिशन स्टेट की हाई एनर्जी होती है, और आपको पता है हाई एनर्जी की वजह से चीजें कैसी हो जाती है, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। और अगर चीजें अनस्टेबल होंगी तो वो क्या होने की कोशिश करेंगी, स्टेबल। स्टेबल। और कोई भी चीज स्टेबल कब होंगी, जब उसकी एनर्जी कम होगी। कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो रही है, मतलब वो चीज जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सही है, क्योंकि एनर्जी कम किसकी होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। हाँ। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, राइट। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ड्यू टू द हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन स्टेट, ओके, ड्यू टू द हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन स्टेट, एक्टिवेशन स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, इट रेडीली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में रेडीली कन्वर्ट हो जाता है। बराबर है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ए डॉट बीबीबी डॉट सीसी3 डॉट गेट कन्वर्टेड टू द ए प्लस बीसी। बराबर है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके, हाँ। अब सवाल ये आता है कि ओवरऑल अगर आप लोगों ने देखेंगे तो ओवरऑल आप लोगों को ये ध्यान में आ रहा है कि यहाँ पर रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। बराबर है, और यहाँ पर पूरा का पूरा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये जो पर्टिकुलरली एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होता है, इसका अगर हम ग्राफ निकालते हैं, ठीक है डन, तो अल्टीमेटली हम लोग को पहले यहाँ पर हम ग्राफ निकाल देते हैं। ओके, तो द ग्राफ बिटवीन द एनर्जी and potential barrier for the reaction is, okay, तो अगर हम लोग ये ग्राफ निकालते हैं, यहां पर निकाल लेता हूं, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का रिएक्टेंट कंसीडर कर लीजिए, एक्टिवेटेड एनर्जी, सॉरी, यहाँ पर आप लोगों का ट्रांजिशन स्टेट होता है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और फिर आप लोग का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से भी कम होती है। तो यहाँ पर आप लोगों का रिएक्टेंट है और यहाँ पर आप लोगों का क्या है, प्रोडक्ट है। बराबर है, डन। और ये आप लोगों की एनर्जी है और ये आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी आप लोगों को देखिए यहाँ पर होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है आप लोगों की, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, डेल एच। बराबर है। और ये जो पर्टिकुलरली हाइट होता है या फिर द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट एंड दैट ऑफ द रिएक्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ए का मतलब क्या होता है, अरे ए का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर, एक्टिवेशन एनर्जी। ये का मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, द हाइट ऑफ द ग्राफ या फिर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी, एंड द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज द डेल एच या फिर एंथैल्पी। गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। या फिर इसको आप हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो या रिएक्शन एंथैल्पी भी कह सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट नाम आप इसको दे सकते हो। क्लियर है, क्लियर है? हाँ, अब ध्यान दीजिए कि अगर आप लोगों को ये रिएक्शन होना है तो आप लोग को क्या करना है कि रिएक्शन मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, क्लाइंब मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, फॉर द रिएक्शन टू अकर, ठीक है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएक्शन को होने के लिए
ये जो रिएक्टेंस मॉलिक्यूल है उनको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ तक? पोटेंशियल बैरियर। अब आप इसको पोटेंशियल बैरियर बोल दीजिए। तो रिएक्टेंट हैव टू क्लाइम अप टू द पोटेंशियल बैरियर एंड देन इट हैज टू क्रॉस, और फिर उसको क्रॉस भी करना पड़ेगा, और क्रॉस करने के बाद में ही वो किस में कन्वर्ट हो पाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? अरे क्या बोला मैंने? समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे कि फॉर द रिएक्शन टू अकर, ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर रिएक्शन टू अकर, ओके, रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंस मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंस मॉलिक्यूल्स को हैव टू क्लाइम, पहले तो उसको चढ़ना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद में उसको ओवरकम भी करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस भी करना पड़ेगा। ओवरकम द एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, बराबर है? समझ में आ रहा है आपको? ओके। हाँ सर। हाँ, तो बस यहाँ तक आप लोगों को इस चीज को एक्सप्लेन करना है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को। तो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर में ये वाला जो ग्राफ है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को? हाँ सर। ठीक है, डन। हाँ, तो अब आप लोग को पता है कि, हाँ, अब मुझे बताओ कि why all collision do not converted into the product, और why not all collision can be result into the reaction? क्यों सारे के सारे कोलिजन रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकते? बताइए। अच्छा, पहले ये बताइए, सारे के सारे कोलिजन रिएक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। ओके, अब बताओ क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर नहीं होती। ओके, तो आप लोग को क्या बोलना है कि ऑल कोलिजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द रिएक्शन बिकॉज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलिजन शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन दैट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? ओके, हाँ, ये होता है हम लोगों का कोलिजन थ्योरी। तो समझ में आ गई ना कोलिजन थ्योरी? इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोग को? नहीं सर। नहीं सर। पक्का? हाँ, आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ठीक है, तो चलिए अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड एज अ टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ अ रिएक्शन। आप लोग को ये पता ही है कि हमारा जो रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, बराबर है? और उसमें फिर अलग अलग कंडीशन होती है कि कभी कभार टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, तो कभी कभार टेम्परेचर के कम होने की वजह से रिएक्शन कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होता है या फिर एंडोथर्मिक होता है। सही है? सही है, बराबर है? हाँ, अब हमको क्या देखना है? हम लोगों को अभी ये नहीं देखना है कि भाई रिएक्शन, डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर, बल्कि अभी हम लोग को क्या देखना है? डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, किसका डिपेंडेंसी चेक करना है हम लोग को? रेट कांस्टेंट या फिर रिएक्शन रेट, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं ना, रिएक्शन रेट ही बोल दो आप। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है डन। तो इसके बारे में अभी हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है रिएक्शन रेट की या फिर रेट ऑफ रिएक्शन की, इसको एक्सप्लेन किया जाता है बाय मींस ऑफ द अरेनियस इक्वेशन। इसको कौन एक्सप्लेन करता है? अरेनियस इक्वेशन। ध्यान में रखना, क्या बोल रहा मैंने
कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेट रिएक्शन या फिर रिएक्शन रेट इज एक्सप्लेन बाय द होल Arrhenius. कौन एक्सप्लेन कर रहा है इसको? Arrhenius equation. अरेनियस इक्वेशन। अब ये अरेनियस इक्वेशन क्या होता है? तो ये अरेनियस इक्वेशन होता है K इक्वल्स टू A इंटू स्मॉल e रेज टू द पावर EA बाई RT। समझ में आ रहा है क्या इक्वेशन है ये? K इक्वल्स टू A इंटू E रेज टू द पावर माइनस EA बाई RT। क्लियर है? पढ़ो क्या इक्वेशन है वो? K is equals to A into E raised to the power minus EA by RT. वेरी गुड। ठीक है, तो चलो बताओ इसमें से K क्या होता है? व्हाट इज K? K इज द Rate constant. रेट कांस्टेंट होता है, बराबर है। डन। लेटर ऑन ए जो होता है ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ध्यान में रखना। व्हाट इज ए? इज अ क्या होता है? ए इज अ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसकी खास बात होता है कि इट कैन बी रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कोलिजन या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है? रिलेटेड होता है। ध्यान में रखना ये किसके साथ रिलेटेड होता है? इट इज रिलेटेड विद द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? यस। ओके हाँ। लेटर ऑन नेक्स्ट वन होता है ई तो आप लोगों को पता है, वो तो इनवर्स लॉग होता है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। पता है ना ये क्या होता है? ई इज द नेगेटिव लॉग, इनवर्स लॉग होता है, नेगेटिव इनवर्स लॉग। ओके, ई का कोई मतलब नहीं होता है। व्हाट इज ई? इज नथिंग। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ये एक्चुअली नेगेटिव इनवर्स लॉग होता है। क्लियर है? हाँ क्लियर? सर। देन ई के बाद में आता है ईए का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ईए? Activation Activation energy. ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आर। व्हाट इज आर? molar gas constant. आर इज द मोलर गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू पता है ना आप लोग को? फिक्स होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, बराबर है? सही है? हाँ सर। या फिर इसका 0.8314 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल भी होती है। दो वैल्यूज होती है। ओके ठीक है। देन टी क्या होगा? Temperature. टेम्परेचर। ओके, तो ये होता है हमारा अरेनियस इक्वेशन। तो ये अरेनियस इक्वेशन का यूज हम किसके लिए करते हैं? किस चीज के लिए किया जाता है? Temperature dependency of the reaction. टू एक्सप्लेन द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन रेट। ओके, तो ध्यान में रखना यहाँ पर एक फैक्टर है। ठीक है, कौन सा फैक्टर? द फैक्टर e टू द पावर माइनस EA बाई RT। ओके, ये जो पूरा का पूरा फैक्टर होता है, ठीक है, इज नोन एज कोलिजन फ्रैक्शन या फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन आप इसको बोल सकते हैं। सिंपली कोलिजन की जगह आप लोग इसको क्या बोल सकते हो? सक्सेसफुल कोलिजन। सक्सेसफुल कोलिजन का मतलब क्या होगा बताइए? सक्सेसफुल कोलिजन का मतलब क्या? जो कोलिजन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। वेरी गुड। कन्वर्ट होगा। ओके, ऐसा कोलिजन जो रिएक्शन में कन्वर्ट होगा उसको मैं सक्सेसफुल कोलिजन कहूंगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलरली फैक्टर होता है, ठीक है, कौन सा फैक्टर? e टू द पावर माइनस EA बाई RT। ये क्या होता है? इज नोन एज द फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल। ओके, दैट इज F। ठीक है, तो आप यहाँ पर F का फॉर्मूला लिख सकते हो। F का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस E टू द पावर EA
sorry, e to the power minus EA by RT. Okay, that is the formula for F, where F is the, F क्या है? fraction of क्या है? What is that? successful Fraction of successful collision. क्या होता है? F, F is the fraction of successful collision. Clear? Clear है? हाँ सर आवाज आ रही है क्या? हाँ सर हाँ ठीक है। तो ये होता है हमारा अरेनियस इक्वेशन। अब देखिए अरेनियस इक्वेशन में सबसे मेन चीज जो है, अरेनियस इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं टू डिटरमाइन द के। के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, बराबर है। के का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? रेट कांस्टेंट।